गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा जो उप विषय रहेगा, जो आपके पाठ्यक्रम में वसंत भाग 3 से कविता नंबर 4 दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा रचित एक कविता है। इस कविता की व्याख्या हम कर चुके थे। आज जो हम इस कविता से अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे, जो परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उन्हें करेंगे, और जो लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर है उन्हें करेंगे। तो सर्वप्रथम हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसके आने से लोगों के मन और चित्त दोनों खुश हो जाते हैं। लोगों के दिलों की कलियां खिल उठती है। दूसरी तरफ उसने स्वयं के जाने को आंसू इसलिए कहा है क्योंकि उसके जाने से लोगों के मन में दुख पैदा होता है। लोग उसकी कमी को महसूस करते हैं। इसीलिए कवि स्वयं को इसीलिए स्वयं को आंसू बनकर बह जाना कवि ने कहा है। ठीक है, ये था प्रथम प्रश्न का जो उत्तर है। दूसरे का देखिए, भीख मंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान बार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? इसका उत्तर देखिए, कवि भीख मंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने के लिए कहता है, किंतु वह अपने कार्य में पूर्णतः सफल नहीं हो पाता। अपनी इसी असफलता को वह एक निशान बार की तरह लिए फिर रहा है। यही कवि की निराशा है, जो उसके मन में निराशा की भावना को लगातार बढ़ा रही है। इसीलिए असफलता का यह निशान बार कवि के लिए निराशा उत्पन्न करता है। ठीक है, तीसरा देखिए, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? वैसे देखे तो इस कविता में भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित ये जो दीवानों की हस्ती कविता है, ये बहुत ही अच्छी और संदेशपरक कविता है। लेकिन कवि की निम्न पंक्तियां हमें सबसे अच्छी लगती है। वो कौन सी सबसे अच्छी लगती है? हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी से ऊपर ले असफलता का वार चले। ये जो पंक्तियां कवि की, ये पंक्तियां इस कविता में हमें सबसे अच्छी लगी है। उक्त पंक्ति का जो भाव है वो हमारे हृदय को छू लेने वाला है, क्योंकि कवि भिखारियों की दुनिया में स्वतंत्र और स्वार्थ रहित होकर अपना प्यार लौटाना चाहता है, लेकिन इस काम में कवि पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता। और इसी वजह से कवि के मन में निराशा छा जाती है, और कवि एक निशान बार अपने हृदय में लिए फिर रहा है, जो कवि के मन को निराशा, हताशा उसके कवि के मन में पैदा करता है। जो ये असफलता का निशान बार है, ये असफलता का निशान बार कवि के हृदय में निराशा और हताशा उत्पन्न करता है। अब असफलता का निशान बार क्या है कवि के हृदय में? सवाल ये है। फिर असफलता का निशान बार यही है, कवि स्वतंत्र कवि ने देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया है। कवि के अंदर देशभक्ति की भावना उठ उठ कर भरी हुई है, और कवि के साथ अन्य जो वीर हैं, जो स्वतंत्र सेनानी है, उन्होंने अनेक प्रयास किए देश को आजाद कराने में। लेकिन कुछ के जो वीर है वो क्या हो जाते हैं, मृत्यु को वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और लेकिन वो देश को आजाद कराने में सफल रहते हैं। इसीलिए उनके हृदय में निराशा का भाव छिपा रहता है। तो कभी भी ऐसे ही मानते हैं कि वो देश को आजाद कराने में सफल नहीं हुए और वीर गति को प्राप्त हो गए,
इसीलिए कवि ने ये जो अपने हृदय में निराशा और हताशा जो शब्द प्रयोग किए हैं कि उसके हृदय में निराशा और हताशा हृदय में पूरी तरह से समाया। ये निराशा और हताशा कवि के हृदय में पूरी तरह से समाई हुई है। ये अभ्यास के प्रश्न है, लिख लेना। आगे है जो परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्नोत्तर है, कविता से सर्वप्रथम देखते हैं कवि लोगों से क्या पूछने के लिए मना करता है। कवि लोगों से उसके आने और जाने के बारे में पूछने को मना करता है। कवि चाहता है कि वह जान जा रहा है उसके बारे में उससे कोई ना पूछे, उसे तो केवल चलना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि कवि का जो एक अपना लक्ष्य है, उसी लक्ष्य पर उसी पथ पर कवि चलकर और कवि भी और जो अन्य जो कवि के साथ उसके सहयोगी गण है, जो वीर जो सेनानी है, वो भी अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। वो अपने पथ पर लगातार आगे बढ़ चलकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। कवि ने कविता की किस पंक्ति में अपने अस्तित्व को नकारा? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि ने निम्नलिखित पंक्ति में अपने अस्तित्व को नकारा है। कौन सी पंक्ति में अपने अस्तित्व को नकारा? हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। कवि ने अपने अस्तित्व को पूरी तरह से नकार दिया है। क्योंकि कवि का कोई ठिकाना नहीं है। ये जो स्वतंत्र सेनानी है, ये जो वीर है, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। एक निश्चित जगह इनके लिए नहीं होती, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इन्हें कभी एक जेल में डाल देती है, कभी उस जेल से निकाल के दूसरी जेल में भेज देती है। ठीक है, तो इन्हें किसी एक सुनिश्चित जगह पर नहीं रखती ब्रिटिश सरकार। इसलिए कवि ने उक्त जो पंक्ति कही है, उक्त पंक्ति के माध्यम से इन वीरों का कोई भी ठिकाना नहीं होता है। इसीलिए कवि ने उक्त पंक्ति के माध्यम से अपने अस्तित्व को पूरी तरह से नकार दिया। ठीक है, आगे चलिए। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय देखिए। कवि भगवती चरण वर्मा जी ने उक्त पंक्ति में यही बात बताई है कि अब मेरा और तेरा जो शब्द है, मेरा और तेरा जैसे शब्द का कोई भी महत्व नहीं रहता। अब मैं और तू से बाहर निकलकर हमें हम के बारे में सोचने का प्रयास करना चाहिए। हमारे इन्हीं प्रयासों से संपूर्ण संसार में रहने एवं रुकने वाले लोग सदैव खुश रहेंगे। आमोद प्रमोद युक्त जीवन वो अपना अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे। हमें जात पात के बारे में और संप्रदाय के बारे में, ऊंच नीच के बारे में कभी भी सोच विचार नहीं करना चाहिए। आगे चलिए। दीवानों की हस्ती, कविता से कवि की किस भावना का पता चलता है? ये जो दीवानों की हस्ती, कविता में कवि के प्रेमी हृदय का पता चलता है। कवि प्रेमी हृदय जो समाज से प्रेम करता है, कवि यही बताता है कि वह प्रेमी हृदय जो समाज से प्रेम करता है। कवि समाज में व्याप्त प्रत्येक दुख कष्ट को समाप्त करके चारों तरफ दीवानगी और मस्ती का वातावरण स्थापित करना चाहते हैं। कवि अपने मन में छिपी भावनाएं कभी उल्लास के रूप में तो कभी आंसू के रूप में समय समय पर संसार के लोगों के समक्ष प्रकट करना चाहते हैं। उसकी यही भावनाएं उसके समाज हितैषी होने का सबसे बड़ा प्रमाण माना गया है। ठीक है भाई, आगे चलिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए। ये जो कविता है दीवानों की हस्ती,
दीवानों की हस्ती कविता का मूल उद्देश्य या मूल संदेश क्या है? दीवानों की हस्ती नामक कविता का मूल उद्देश्य दीवानगी और मस्ती के साथ संसार में खुशी का संचार करना है। यह खुशी उनके हृदयों में या किनके हृदयों में? जिनके हृदयों में निराशा और हताशा की भावना छाई हुई है। ऐसे लोगों के हृदय में ये जो कविता है, ऐसे लोगों के हृदय में खुशी की लहर पहुंचाना चाहती है। खुशी की जो लहर है उनके हृदय में पहुंचाना चाहती है। ठीक है, उनके उनके हृदय से निराशा और हताशा की भावना को जड़ से मिटा देना चाहती है और निराशा और हताशा की भावना को जड़ से मिटाकर खुशी उनके हृदय में उत्पन्न कर देना चाहती है। इसलिए जीवन में हमें उमंग और मस्ती का जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपने जीवन में हमें उमंग और मस्ती को साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जीवन और हमारे जीवन में उमंग और जो मस्ती है वो बहुत ही आवश्यक हो जाती है। और यही आवश्यकता दीवानगी और मस्ती भरे वातावरण से मस्ती भरे वातावरण से पूरी तरह से हमें अच्छे प्रकार से जीवन जीने में हमारी सहायता करती है। यही इस कविता का मूल उद्देश्य है, यही इस कविता का मूल संदेश है। आगे चलिएगा, प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, जो परीक्षा उपयोगी हो सकता है। एक भाव में रहकर सुख और दुख दोनों पीने का भावार्थ क्या है? कविता की पंक्तियों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। एक भाव में रहकर सुख और दुख दोनों पीने का भावार्थ है मन की एक स्थिति एवं एक ही मनोभाव में रहकर सुख और दुख के पलों को बराबर भाव से सहन करते रहना। अर्थात हम अपने अंतर्मन में सुख और प्रेम, दुख एवं तकलीफ को पानी के घूंट की भांति लगातार पीते जाएं। यही एक भाव में रहकर सुख और दुख दोनों पीने का भावार्थ है। आगे चलिएगा, क्या मान और अपमान से मुक्त हो सकना संभव है? इस विषय में हमारे क्या विचार है? इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, नहीं, मान और अपमान से पूरी तरह मुक्त हो पाना संभव नहीं होता। हमारे जीवन में कभी भी अगर ऐसी घटना घट जाती है कि जिससे मान और अपमान से हम पूरी तरह से मुक्त हो सके, नहीं, ऐसा हमारे जीवन में कभी भी नहीं होता। अगर किसी ने हमारा मान किया है या अपमान किया है तो वो हमेशा ही हमें क्या रहेगा, याद रहता है। ठीक है, वो बातें हमें हमेशा ही क्या रहती है, मान की बातें, मान सम्मान की बातें और जो अपमान की बातें हैं वो हमेशा ही हमें याद रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मान और अपमान सुख दुख की भांति होता है, जो जीवन में साथ साथ चलते रहते हैं। मान और अपमान की परिभाषा देना बहुत ही कठिन काम है। मान वह है जो लोगों को बार बार खुशी देता है, जबकि अपमान वह है जो मन और आत्मा को हमेशा दुखी करता है। जीवन में ये दोनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं, ये दोनों प्रकार की क्रियाएं निरंतर चलती रहती है। आचरण और व्यवहार मान अपमान की रूपरेखा तैयार करने में प्रमुख आधार स्तंभ होता है, जो व्यक्ति को समय समय पर दोनों का भोग करवाता रहता है। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। दीवानों की हस्ती कविता में कवि ने क्या प्रकट करना चाहा? दीवानों की हस्ती नामक कविता श्री भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें कवि ने मदमस्त और दीवानों की कविता में स्थान देकर उनके भाव और उनकी गतिविधियों को अनोखे रूप में प्रकट किया है। आगे चलिएगा, प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वयं को दीवाना कहने का क्या कारण बताया है? कवि ने स्वयं को दीवाना कहने का यही कारण बताया है। कवि कहता है कि वह तो दीवाना है, उसका तो कोई
कोई ठिकाना नहीं है। वो कभी एक जेल में है तो कभी उस जेल को से दूसरी जेल में चले जाते हैं। उसका कोई एक निश्चित ठिकाना नहीं है। वह आज यहाँ है तो कल कहीं और चला जाएगा। वह दीवाना जहाँ कहीं भी जाता है अपने साथ क्या करता है, अपने साथ वो धूल मिट्टी को उड़ाता जाता है और उस धूल मिट्टी में वो मस्त होकर चलता है। अपने साथ वो मस्ती, खुशी, उत्साह का वातावरण साथ में लेकर चलता है। इसीलिए कवि ने स्वयं को दीवाना कहा है। आगे चलिएगा। कविता में दीवाने क्या लुटाकर आगे चले जाते हैं। कविता में दीवाने अपने हृदय में छिपे प्यार और सुख के भाव को भीखमंगों पर लुटाकर मतवालेपन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे चलिएगा, प्रश्न नंबर 11 देखिएगा। कवि की विरोधाभासा नीति का पता कैसे चलता है। कवि कहता है कि अब इस संसार में अपना और पराया क्या है। अब मेरा तेरे वाली जो भावना है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। हमें जात पात में, संप्रदाय में, ऊंच नीच में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसे हमें कभी भी धारणा नहीं रखनी चाहिए। अब कवि की विरोधाभासा नीति का भी पता चलता है। कवि कहता है कि वह स्वयं ही किसी बंधन में बंधे थे और अब स्वयं अपने बंधनों को तोड़कर कवि आगे चल रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। कवि संसार में क्या देने और लेने की बात कहता है। कवि संसार को यही लेने और देने की बात कहता है कि हम इस संसार से कुछ चीजें, कुछ आदतें, कुछ स्वभाव, इस प्रकार के जो गुण हैं, वो अच्छे जो गुण हैं वो गुण लेकर जा रहे हैं और इस संसार को अपने जो गुण हैं वो लेकर हम अपने आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। आगे चलिएगा। दीवानों को देखकर लोगों के दिलों में क्या सवाल उठता है। दीवानों को देखकर लोगों के हृदय में यही सवाल उठता है कि ये जो दीवाने हैं, ये दीवाने किस प्रकार आते हैं और किस प्रकार चले जाते हैं। इनके हृदय में अचानक सुख और दुख कैसे प्रकट होते हैं। आगे चलिएगा। कवि ने स्वच्छंद रूप से क्या लुटाने की बात कही है। कवि ने स्वच्छंद रूप से प्रेम लुटाने की बात कही है। वह लोगों को प्यार बांटने और प्रेम भाव से रहने का संदेश देना चाहते हैं। सभी के दिलों में एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना जगाना चाहते हैं। आगे चलिएगा। कवि किस कार्य में असफल होने के कारण अपने हृदय पर एक चिन्ह लेकर चल पड़ते हैं। कवि भिखारियों की दुनिया में स्वतंत्र और स्वार्थ रहित होकर अपना प्रेम लुटाना चाहते हैं, लेकिन इस काम में पूरी तरह से कवि को सफलता नहीं मिल पाती और जिससे कि कवि एक असफलता का जो चीन है, एक बोझ है, उस बोझ को अपने हृदय पर लेकर कवि निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, अपना जीवन यापन करते रहते हैं। ठीक है भाई, ये आपका जो इस कविता से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब जो बहुविकल्पीय प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं परीक्षा में, वो देखिएगा। सर्वप्रथम देखिए, दीवानों की हस्ती कविता के कवि कौन है। दीवानों की हस्ती कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी। कौन है? भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है, आगे चलिएगा। दीवानों के साथ किसका आलम चलता है। दीवानों के साथ मस्ती का आलम चलता है। किसका आलम चलता है? मस्ती का आलम। दीवाने क्या उड़ाते चलते रहते हैं। दीवाने जब भी मस्त होकर चलते हैं तो दीवाने हमेशा
धूल उड़ाते चलते रहते हैं। किसको उड़ाकर चलते हैं? धूल को। ठीक है, आगे चलिएगा। दीवाने क्या बनकर आते हैं? दीवाने उल्लास बनकर आते हैं। क्या बनकर आते हैं? उल्लास बनकर आते हैं। आगे चलिएगा। दीवाने क्या बनकर बह जाते हैं? दीवाने आंसू बनकर बह जाते हैं और उल्लास बनकर आते हैं और आंसू बनकर बह जाते हैं। क्या बनकर बह जाते हैं? आंसू बनकर। जैसे कि ये पंक्ति भी दी हुई है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। ठीक है, तो इसमें ये दो प्रश्न ये निकल जाते हैं इस इन काव्य पंक्तियों से। ठीक है, आगे चलिएगा। दीवाने किस लिए चलते हैं? किस लिए चलते हैं? दीवाने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, आगे चलते। दीवाने किसका गुण? दीवाने छक्कर किसका गुण? दीवाने छक्कर सुख दुख का जो घूंट है वो अच्छी तरह से पी लेते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। दीवाने कितनी बातें कहते सुनते हैं? दीवाने दो बातें कहते सुनते हैं। कितनी बातें कहते सुनते हैं? दो बातें। इस पद में भी दिया हुआ है, दो बात कही दो बात सुनी कुछ यहाँ से और फिर कुछ। छक्कर सुख दुख के हम एक भाव से पिए चले। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। दीवाने ऐसी दुनिया में स्वच्छंद प्यार लुटा रहे हैं। दीवाने भी की दुनिया में स्वच्छंद प्यार लुटा रहे हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। दीवाने किसका बार लेकर चल रहे हैं? दीवाने असफलता का बार लेकर अपना जीवन जीते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि दीवानों को असफलता मिलती है, अपने लक्ष्य में वो सफल नहीं हो पाते और उनका दीवानों का जो लक्ष्य है वो क्या है? देश को आजादी दिलाना। ये जो स्वतंत्र सेनानी होते हैं, ये स्वतंत्र सेनानी देश को आजाद कराने के लिए अपने आप को क्या कर देते हैं? अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं देश के लिए। ठीक है, ये बलिदान हो जाते हैं, ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, अपना बलिदान कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो वीर होते हैं ये वीरगति को प्राप्त होते हैं लेकिन देश को आजादी नहीं होती। तो इसलिए इनके हृदय में निराशा और हताशा छा जाती है। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। दीवाने किसका भार लेकर चलते हैं? ये दीवाने असफलता का भार लेकर चलते हैं। आगे चलिए। रुकने वालों को दीवाने क्या रहने के लिए कहते हैं? रुकने वालों को दीवाने आबाद रहकर आबाद आबाद रहकर ठीक है, आगे चलिएगा। दीवाने क्या तोड़ चले हैं? दीवाने बंधन तोड़ चले हैं। हम सनम बंधे थे और सब हम अपने बंधन तोड़ चले। ठीक है, आगे चलिएगा। आंसू बनकर बह जाना क्या है? आंसू बनकर बह जाना जाना ही है, यानी कि आंसू बनकर बह जाने से मतलब वहां से चले जाने से है। कवि ने उल्लास किसे माना है? कवि ने उल्लास आने को माना है। कवि ने उल्लास आने को माना है और आंसू बनकर बह जाने को वहां से चले जाने को माना है। अंतिम है, अंतिम इसमें से देखिएगा। छक्कर का क्या अर्थ है? छक्कर का क्या अर्थ है? छक्कर का अर्थ है संतुष्ट होना। छक्कर का क्या अर्थ है? संतुष्ट होना। ये जो कविता थी ये कविता आपकी संपूर्ण हो चुकी है, यानी कि इस कविता की व्याख्या भी करा चुके हैं, अभ्यास के प्रश्न भी कर चुके हैं।
और जो परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे वो भी कर चुके हैं, और जो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर थे या लघुत्तरीय जो प्रश्नोत्तर थे वो भी कर चुके हैं। ठीक है, अब इस कविता से आप मुझे बताओगे, इस कविता से जितने भी प्रश्न है उनके उत्तर आपसे जानेंगे। ठीक है भाई, चलिए आप बताना मुझे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, सर्वप्रथम आप मुझे बताओगे कि अभ्यास के प्रश्नों पे ही चलते हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा? चलिए हाथ खड़े कीजिए, जिस किसी को पता है वो बताइए। पायल, चलिए भाई बताना पायल। सर, जोगिंदर सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना, मैं बच्चों को अलाउड कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं अनम्यूट हूँ सर। नहीं, बच्चों को दोबारा लो कर दो आप। दोबारा करना पड़ेगा आपको, अनम्यूट मैं कर रहा हूँ ना। दोबारा करना पड़ेगा। हाँ। हेलो। हाँ जी जोगिंदर सर, आ गए हो आप, अब क्वेश्चन पूछ लो सर। चलिए जोगिंदर बताइए। सर, हाँ जी, बोलिए ए, सर। एक बच्चा ना, उसके नाम से आ रहा 10 सैंतीस स्कूल एलकेजी क्लास। इसको कहिए को जो भी है ये अपना नाम राइट करे। ठीक है सर। 10 सैंतीस स्कूल एलकेजी क्लास के नाम से बच्चा ऐड है। बेटे आप सर अपना ये नाम। कनिष्का है। कौन है? कनिष्का है? कनिष्का बेटे, चेंज, यस हाँ, चेंज योर नेम। चलिए बताइए पायल, आप बोलिए बेटे। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटे, अभी 1 मिनट रहती है आफ्टरनून होने में। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर सभी लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। और कवि ने अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि वे जहाँ से भी जाते हैं वे अथवा वहाँ के सभी लोग दुखी हो जाते हैं और कवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत अच्छे। चलिए आगे बताइए। की दुनिया में बेरोजगार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने चलिए पायल बोलिए बेटा आप। बाकी के तो भूमिका आपको पता नहीं है। भीख मंगों बोलिए की बोलिए। दुनिया। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि दुनिया सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं जानती। कवि ने दुनिया में प्यार ही प्यार बांटा है और बदले में उसे कुछ नहीं मिला। कवि को लगता है कि उसका प्यार बांटने का जो मकसद था वो असफल रहा, जिस कारण वो अपने हृदय पर असफलता का निशान लेकर जाता है। कवि को ये जो है सफलता का निशान है, ये क्या है कवि के लिए बेटा? अ, कवि ने दुनिया में प्यार ही प्यार बांटा है, लेकिन कवि को लगता है कि वो इसमें असफल रहा है, इसलिए वो अपने हृदय पर असफलता का निशान लेकर जाता है। वेरी गुड। बाकी इसमें जैसे जो कवि का लक्ष्य है देश को आजाद कराने का, और जो कवि ने अब देश के लोगों में संपूर्ण विश्व में जो क्या बांटा है, प्यार ही प्यार बांटा है, उसमें कवि जब असफल हो जाता है तो उसके हृदय में क्या छा जाती है? निराशा, हताशा छा जाती है। निराश। ठीक है, वेरी गुड, बहुत यस अच्छे सर। बहुत अच्छे बच्चा। आप कलाम सेक्शन से हो न्यूटन से हो? सर न्यूटन। वेरी गुड पायल। चलिए आगे चलिए। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी है? बाकी बच्चों को मौका दो एक बार, यस सर। बताइए भाई जल्दी से। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कोई सी भी बात, जल्दी बोलो भाई, जल्दी। हाँ जिया, जिया मिगलानी बताएगी, बताओ जिया।
गुड मॉर्निंग बोलिए। सर। हाँ, गुड गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग सर। गुड हाँ, आफ्टरनून। बोलो जी। कवि बोलो बोलो मनमोजी बेटा। व्यक्ति की भांति सब पर प्यार लुटाता था, लेकिन प्यार के बदले उसे कुछ नहीं मिलता था। वह अपने हृदय पर असफलता की निशानी लेकर चलता था, फिर भी वह निराश नहीं है बल्कि प्रसन्न है, क्योंकि मनमोजी व्यक्ति दूसरों के हित के लिए अपना जीवन समाप्त करता है। वेरी गुड। चलिए ये बताना वंशिका, आप भी वंशिका बोलो, बता रहे हो आप? पायल आप बताना, बताओ इसका जो आप बताओ। बोलो बोलो जल्दी बोलो। चलिए, हाँ बताओगे पायल? कौन से क्वेश्चन का सर? कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपके मन को सबसे अच्छी लगी हो? काव्य पंक्तियां सर, बतानी है बेटे। हाँ बोलो बोलो। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। ये काव्य पंक्ति आपके मन को सबसे अच्छी लगी। वेरी गुड। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। कवि लोगों से क्या पूछने के लिए मना करता है? कवि लोगों से क्या पूछने के लिए मना करता है? कौन बताएगा? कवि लोगों से क्या पूछने के लिए मना करता है? कौन बताएगा आप में से? हाथ खड़े कीजिए, जल्दी बोलिए भाई जल्दी, समय समाप्ति की ओर है। स्नेहा, स्नेहा बोलिए बेटा। कवि किसी से यह मत पूछो इसलिए कवि किसी से किसी और चलने के लिए मत पूछो कहता है। क्योंकि वो कवि जिधर भी जा रहे हैं और जो भी कवि का लक्ष्य है उसके बारे में कोई भी उससे न पूछिए, ठीक है? और कौन बताएगा इसका? आंसू, आंसू ने हाथ खड़ा किया था भाई। आंसू बताएगा? चलिए आगे चलते हैं अभी। चलिए आगे बताइए मुझे, कवि ने इस कविता में किस पंक्ति के माध्यम से अपने अस्तित्व को बिल्कुल ही नकार दिया है? कौन सी पंक्ति ऐसी है जिसके माध्यम से कवि ने अपने अस्तित्व को बिल्कुल ही नकार दिया? बताइए भाई, बताइए जल्दी, हाथ खड़े कीजिएगा। और कौन बताएगा? पायल के अतिरिक्त और कौन बताएगा? भूमिका, आशु, आर्यन, गुरप्रीत, हार्दिक, मानसी, आर्यन, संधु, शिवानी, शिवानी नरवाल, कनिष्का, कनिष्का शर्मा, लक्ष्य कल्याण, सांची भाटिया। क्या बात सांची, आज बिल्कुल भी भागीदारी नहीं निभा रहे अच्छे से, आप कुछ नहीं बता पा रहे आप। नेटवर्क आओ इश्यूज की जल्दी। वजह से तो इस वजह से क्लास टाइम लेट हुई थी, 11:45 को हुई थी, तो उस वजह से है। चलिए कोई नहीं, चलिए पायल आप ही बताओ बेटा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। कवि ने ऐसा इस पंक्ति में अपना अस्तित्व नष्ट कर दिया है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार वीरों को कभी किसी जेल में डाल देती है, कभी किसी जेल में। उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता। वेरी गुड, बहुत अच्छे लगे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। दीवानों की हस्ती कविता से कवि की किस भावना का पता चलता है? ये जो दीवानों की हस्ती नामक कविता है, इससे कवि की किस भावना का पता चलता है? कौन बताएगा भाई? हाथ खड़े कीजिए। बताएगा कोई? कोई नहीं बताएगा, जल्दी बोलो। वंशिका, कनिष्का शर्मा, कनिष्का किधर गई? कनिष्का जल्दी बोलिए। भूमिका नहीं बता पाएंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ ले फिर आपसे, लघु उत्तरीय पूछ ले। चलो इसका मैं ही बता देता हूँ, दोबारा सुन लीजिएगा। ये जो दीवानों की हस्ती नामक कविता है, इससे कवि की इसी भावना का पता चलता है कि कवि के हृदय में प्रेम है और उस प्रेम को कवि समाज के अंदर
प्रकट करना चाहते हैं। और कवि समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो दुखी है उसके दुख को, उसके कष्ट को समाप्त करके चारों ओर कवि क्या करना चाहते हैं, अपनी दीवानगी और मस्ती का जो आलम है उसे कवि स्थापित करना चाहते हैं। दीवानगी और मस्ती के वातावरण को कवि समाज के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। सूरज बेटे आप अपने आप को म्यूट करें। सूरज। तो और कवि अपने मन में छिपी भावनाएं कभी उल्लास के रूप में लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं, तो कभी आंसू के रूप में कभी अपने जो दुख है, अपने सुख है, वो लोगों को सुख तो उल्लास के रूप में प्रकट करना चाहते हैं और दुखों को आंसू के रूप में कवि लोगों के समक्ष प्रकट करना चाहते हैं। उसकी यही भावनाएं उसके समाज हितैषी होने का, कवि के समाज हितैषी होने का सबसे बड़ा प्रमाण मानी गई। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न पूछ लेते हैं। ये जो कविता है दीवानों की हस्ती, इसके कवि कौन है भाई? इस कविता के कवि कौन है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मानसे 51 बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर भगवती बताइए, चरण जल्दी बताओ, वर्मा। कौन है इसके कवि? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। चलिए, दीवानों के साथ किसका आलम चलता है? दीवानों के साथ किसका आलम चलता है? सांची भाटिया बताइए। सांची भाटिया बताएंगे। सांची भाटिया, चलिए सांची भाटिया शायद आवाज मिस। हाँ, बोलो बोलो बेटा। दीवानों के दीवानों साथ के मस्ती का मस्ती का आलम चलता है, वेरी गुड। दीवाने क्या उड़ाते चलते रहते जब मस्त होकर चलते हैं तो? लक्ष्य कल्याण बताएगा, लक्ष्य कल्याण। सर धूल। धूल को, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलिए। दीवाने क्या बनकर बह जाते हैं? मिहिका बताएगी, मिहिका मिहिका बताएगी। गुड आफ्टरनून मिहिका। गुड आफ्टरनून सर। सर दीवाने आंसू बनकर बह जाते हैं। मिहिका, मेगन किधर है? मेगन क्लास नहीं अटेंड कर पा रही है। आफ्टरनून सर। हाँ वेरी गुड मेगन। मेगन आप बताओगे मुझे दीवाने